हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड्स क्या होते हैं और साथ में सॉलिड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम प्रीवियस क्लास में मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं और मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो सॉलिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, साथ में सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह की होगी और वो अरेंजमेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, और साथ में सॉलिड्स के अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सॉलिड्स हैं आपको पता ही है, सॉलिड्स क्या होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और जनरली ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास सॉलिड है और यहाँ पर हम इस पे कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये सॉलिड्स जो है इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं और हम इन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो है इनमें दे फ्लो। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं ना, दे आर, क्योंकि ये फ्लूइडिटी शो कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स बोल देते हैं। अब बच्चों ये जो सॉलिड्स हैं ये रिजिड क्यों होंगे? एक्चुअली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या है, काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ सॉलिड्स, जिसके कारण वो क्या है, वो रिजिड हैं। जबकि लिक्विड्स में उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो कंपैरेटिवली वीक हैं, इसलिए वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, और साथ में जो सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका नेचर किस तरह का है, ये दोनों जो हैं डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को। ठीक है, प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी सॉलिड्स की, ये दो फोर्सेस डिफाइन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज में और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में, या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में कोरिलेशन स्टडी करके जो साइंटिस्ट हैं, दे आर सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड्स। जैसे कि हमारे पास नए सॉलिड्स कौन कौन से आए हैं, जैसे ग्लास है, डिस्कवर हुए ना नए सॉलिड, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, और साथ में हमारे पास बायो कंपैटिबल कंप्लायंट सॉलिड्स हैं। अब बच्चों कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सेस पर, फैक्टर्स पर। और वो फैक्टर्स कौन से हैं, एक है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, दैट ट्राइज टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, है ना। जबकि थर्मल एनर्जी जो है वो क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर ले जाने की कोशिश करती है। तो ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरली एट लो टेम्परेचर्स
क्या होता है वहाँ पर, थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, सॉलिड स्टेट आ जाती है। तो हम इन दो फोर्सेस के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कैसे बोल सकते हैं बच्चों, कि जब हम सॉलिड से गैसेस की तरफ जा रहे हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जबकि थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो गैसियस स्टेट होगी, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रांग होंगे तो क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। अब जो सॉलिड स्टेट है उनके क्या क्या फीचर्स होंगे या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो आप बता दोगे। सॉलिड्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इनके एक, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी इनमें, इट इज वेरी स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। फिर आप बताओगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, दे ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ठीक है। ऑसिलेट कर जाते हैं लेकिन और कोई मूवमेंट ये शो नहीं करते। फिर इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इस तरह से ये तो आ गई बच्चों कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की। अब जनरली हम अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड्स को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। सॉलिड्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सॉलिड आगे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड एक, और दूसरा आ जाता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली द सॉलिड्स वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये थ्रू आउट सॉलिड मेंटेन रहता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होंगे, और ये जो क्रिस्टल्स हैं इनमें क्या होती है, देयर इज वेल डिफाइंड रेगुलर अरेंजमेंट। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, दे आर रिपीटेड थ्रू आउट दी सॉलिड, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है थ्रू आउट सॉलिड क्या होती है, रिपीट होती रहती है और थ्रू आउट सॉलिड मेंटेन रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो था बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। जैसे हमारे पास मान लो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयंस की क्या होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, एमॉर्फस टर्म एक्चुअली बच्चों ग्रीक वर्ड से आई है। एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो आप कह सकते हो कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर बच्चों कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है, लेकिन दैट रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट रिपीटेड पीरियडिकली। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं होती, मतलब थ्रू आउट सॉलिड ये अरेंजमेंट नहीं रहती, इसलिए उस रीजन को हम क्या बोल देते, स्मॉल रीजन, जहां पर क्या है रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको जनरली हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइट। और क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइट्स हैं ये क्या होते हैं, ये रीजन जो है थोड़े होते हैं, मतलब जो हमारी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है कहीं कहीं पर रेगुलर हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं दे आर शॉर्ट रेंज वाटर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास सपोज हमारे पास एक क्वार्ट्ज है सब्सटेंस और दूसरा है हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, हालांकि दोनों की कंपोजिशन एक ही है, दोनों SiO2 से बने हुए हैं, दोनों की कंपोजिशन सेम ही है, लेकिन क्वार्ट्ज के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ SiO4 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है इन यूनिट्स की, और ये जो अरेंजमेंट है ये थ्रू आउट सॉलिड रिपीट होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज क्या है, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि जो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास है इसमें जो अरेंजमेंट है SiO4 यूनिट्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है इनकी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंसेस देखते हैं बच्चों इनकी, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले अगर हम इनकी ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एक क्या होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, वेयर एज जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, या इरेगुलर शेप होती है किसकी, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स की। ठीक है, और रेगुलर शेप या डेफिनेट शेप होगी किसकी, ये अमॉर्फस की बता दोगे आप। ठीक है, और डेफिनेट या रेगुलर शेप होगी या ज्योमेट्री होगी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। इसी तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर, तो बच्चों जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, दे हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या हुआ हमारा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना वो सिर्फ एक टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि वो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में ना चेंज हो जाए। ठीक है ना, जबकि हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, दे फर्स्ट गेट सॉफ्टन। ठीक है, पहले वो सॉफ्ट होते हैं और फिर वो जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे लिक्विफाई ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, किसका, अमॉर्फस सॉलिड्स का, है ना, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आप ऐसे लिख दोगे। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हाई होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लो होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है, आइसोट्रोपी एंड
एनआइसोट्रॉपी। अब पहले तो हम समझेंगे ये आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी होती क्या चीज है। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टीज। तो सेम प्रॉपर्टीज जब आ रही है हमारे पास, अब सेम प्रॉपर्टीज कब आ रही है, मान लो हम किसी सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, तो हम किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को स्टडी करें और अगर उनका मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं ये सॉलिड क्या शो कर रहा है, आइसोट्रॉपी शो कर रहा है। आइसोट्रॉपी मीन्स सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम आइसोट्रॉपी बोल देते हैं। अब जनरली जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना, दे शो एनआइसोट्रॉपी। समझ गए ना आप कि व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली, जैसे हमारे पास कंडक्टिविटी है या जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में स्टडी करते हैं, डिफरेंट एंगल्स में स्टडी करते हैं रादर सॉलिड के अंदर, तो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या आएंगी, उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड सेम आए अगर, तो हम बोल देते हैं सॉलिड कैसा है, आइसोट्रॉपिक है या आइसोट्रॉपी फिनोमेना हो गया। और एन आइसोट्रॉपी, एन मतलब विदाउट, आइसो सेम, ट्रॉपी मीन्स प्रॉपर्टी, तो जहां पर सेम प्रॉपर्टी नहीं है, जब मान लो कोई सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट एंगल्स में स्टडी किया गया, तो उनकी वैल्यूज क्या आई हैं, डिफरेंट आई हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को जनरली हम बोल देते हैं कि वो क्या शो कर रहे हैं, एन आइसोट्रॉपी। और हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं बच्चों, वो क्या शो करते हैं, एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, एन आइसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो हो गई एन आइसोट्रॉपी। एक और प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारे पास, क्लीवेज प्लेन। अब सबसे पहली बात तो ये क्लीवेज प्लेन क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है, हम सॉलिड्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है, और उस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं क्या, क्लीवेज प्लेन। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना बच्चों, तो उनका क्या होता है, उनकी डेफिनेट क्लीवेज प्लेन होता है, ठीक, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, क्लीवेज प्लेन इरेगुलर होता है, ठीक, डेफिनेट नहीं होता, इरेगुलर क्लीवेज प्लेन होता है इनका। आपने देखा होगा ग्लास, अगर हम ग्लास को तोड़ते हैं तो कैसे वो इरेगुलरली टूटता है ना, तो ग्लास क्या है हमारा, एमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरह से ये तो आगे बच्चों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब आपने ना, जैसे मैंने आपको एनआइसोट्रॉपी बताया ना बच्चों, तो कैसे बताओगे आप कि एनआइसोट्रॉपी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो सपोज मेरे पास NaCl सॉलिड है और उसके अंदर अरेंजमेंट, मान लो हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह से है, हाँ बच्चों, ये जो बड़े राउंड मैंने बताए हैं, दे रिप्रेजेंट Cl नेगेटिव आयन और ये रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम आयन्स को। अब मान लो हम इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड इस तरह से आ रहा है। सपोज आप जो है इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ कौन से आयन्स आ रहे हैं, क्लोराइड आयन्स आ रहे हैं, ठीक है। और मान लो आप इस डायरेक्शन में ऐसे प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ सोडियम आयन्स आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो अलग अलग एंगल से अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट आयन्स आ रहे हैं, और डिफरेंट आयन्स आने के कारण डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जा रही हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो ना एनआइसोट्रॉपी। अब आपने बच्चों कुछ और टर्म्स भी यहाँ पर याद रखनी है, जैसे हमारे पास एक टर्म आ जाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक्चुअली इट इज सिमिलर टू एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी तो आपको पता ही है, जब एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पॉलीमॉर्फिज्म भी एलोट्रॉपी जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है बच्चों कि ये एलोट्रॉपी कौन शो करते हैं, एलिमेंट्स,
ठीक है, ये एलोट्रॉपी शो करेंगे। और जो हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं ना, वो जनरली जो है क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक सेम कंपाउंड है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, तो उस कंपाउंड को हम क्या देते हैं कि दैट इज शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एक फॉर्म इसकी आ जाती है हमारे पास कैल्साइट, और दूसरी फॉर्म आ जाती है हमारे पास एरेगोनाइट। ठीक है, तो दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स आ गई ना, तो इसलिए ये शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। एक और टर्म बच्चों इसी के साथ हमारे पास आ जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, आइसो तो आपको पता ही है, सिमिलर, आइसो मतलब सेम। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसा है, और जो है सिर्फ आपके कंपोजिशन में डिफरेंस आ रहा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसा है और केमिकल फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा है, तो उनको हम आइसोमॉर्फ्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक है बच्चों सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, और जो है एक है मेरे पास सोडियम आर्सेनेट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सोडियम फॉस्फेट है और ये सोडियम आर्सेनेट है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, ये फॉस्फोरस है और यहाँ पे ये आर्सेनिक है, बाकी इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनके कंपोजिशन में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। कंपोजिशन सिर्फ फॉस्फोरस और आर्सेनिक की चेंज हुई, मतलब केमिकल फॉर्मूला बोलोगे आप रादर देन कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब एक जैसा है तो वो आ जाते हैं आइसोमॉर्फ्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा सब कुछ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।